हाय, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक गुप्ता। और आज का जो वीडियो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग द प्रीलिम्स 2023 स्ट्रेटेजी। वी आर करेंटली इन द मंथ ऑफ September and the prelims is going to happen in the month of May 2023. So if we count from now, we have half of the month of September, then 3 months of this year, and then as the prelims is going to happen in the end of May 2023, so what we are believing that we have 5 more months in the 2023. तो कहने का मतलब क्या है, टुडे वी हैव अराउंड 8.5 months फॉर प्रीलिम्स 2023. ओके, पॉइंट ये है कि देखिए प्रीलिम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, बट आप जानते हैं जितनी भी हमारी वैकेंसीज होती हैं उनके कंपैरिजन में जब मेंस के लिए कॉल आती हैं तो वो हमारी काफ़ी कम रह जाती हैं. सो दैट इज अराउंड फॉर एवरी वन पर्टिकुलर वैकेंसी दैट यू हैव around 16 to 17 times of students are being asked for the mains examination. और फिर जो वो स्टूडेंट्स आपके मेंस में पास होते हैं, सो आउट ऑफ दैट यू कैन से whatever number of vacancies we have, 3 times of that the number of students are being called for the interview. Approximately number I am telling you. अब देखिए पॉइंट ये है, जितने भी लोग प्रीलिम्स में बैठते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में बैठते हैं, अगर उनकी बात करें तो मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि 10 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, देन आउट ऑफ दिस नॉर्मली 50% तो पीपल आर अपीयरिंग, यानी कि करीब करीब अगर 10 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है तो उसमें से 5 लाख के आसपास स्टूडेंट आपके एग्जाम में बैठते हैं. सो ऑलमोस्ट 50% ऑफ पीपल आर बीइंग अपीयरिंग एंड द रिमेनिंग पीपल आर सिंपली फिलिंग द फॉर्म एंड दे आर नॉट अपीयरिंग फॉर द एग्जाम. गेटिंग? अब देखिए उन 50 लाख में, सॉरी उन 5 लाख में से अगर बात करें, कितने स्टूडेंट्स आपके वो हैं जो बहुत ही सीरियस या फिर मान के चलिए जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, दैट आई एम टेलिंग यू इज हार्डली अबाउट 10% ऑफ द गिवन नंबर. ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स आपके 90% रहते हैं, दे ऑल्सो प्रिपेयर टू सम एक्सटेंट, बट द पॉइंट इज व्हाट, दीज आर द 10% पीपल हु प्रिपेयर्ड रियली हार्ड एंड द रियल कॉम्पिटिशन बेसिकली लाइज इन दीज 10%. तो आप कह सकते हैं जो टॉप 50,000 स्टूडेंट्स उसके अंदर जो कॉम्पीट कर रहे हैं वो मेनली मान के चलिए कि दीज आर द रियल कॉम्पिटिटर, एंड अंडर दैट यू हैव ऑल द क्रीम ऑफ अ कंट्री, लाइक यू कैन से the people who are passing from the reputed universities like IITs, IIMs, the good colleges, good university like Hyderabad and the other, they're passing from the best universities. Okay, and moreover out of those people we are also having certain people who are, I would say, kind of experienced candidates of the UPSC. Experienced candidate means what, कि जो पहले कई बार 2 बार 3 बार प्रीलिम्स दे चुके हैं और उनमें से मान के चलिए वो प्रीलिम्स पहले पास भी कर चुके हैं. And then we have certain people who pass the examination already and they're being appearing for the purpose of improving their rank. तो मान के चलिए जो इन 50,000 या 10% लोगों में जो कंपटीशन होता है वो हमारा जबरदस्त कंपटीशन होता है. द कंपटीशन इज रियली रियली हार्ड. ओके, now when you talk about the kind of cutoff we people are being able to see in case of prelims examination for all the last few years, you will find the cutoff is hovering around 50% of the marks for the general candidate. Sometime it is less, sometime it is little higher. I am not saying that it is 55-60% somewhere around. It is little higher or little lower. तो जो कट ऑफ की जो एक रेंज रहती है मान के चलिए वो रहती है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 90 से लेके 110 आउट ऑफ 200. दैट मीन्स बिटवीन 45% to 55% is the cutoff. Okay, that is what the cutoff we have in case of prelims examination. I'm not talking about the OBC category, I'm not talking about the SCs, STs, and moreover the physically handicapped and the other categories, whatever we have in the examination. I'm just talking about the general category here. ठीक है, अब देखिए पॉइंट ये आता है, जितनी भी हमारी सीट्स हैं, जितनी भी हमारी वैकेंसीज हैं, जितने भी लोग कंपीट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर नॉट सपोज टू कीप इन माइंड. मतलब जो अभी तक मैंने ज्ञान दिया है दैट्स अ वन थिंग, बट द पॉइंट इज वी नॉट सपोज टू कीप इन माइंड. क्योंकि अगर आप ये सोच के कंपीट करेंगे यार इतने इंटेलिजेंट लोग कंपीट कर रहे हैं, उनको ये आता है वो आता है, देन आई एम टेलिंग यू, यू विल फील टेंस ऑल द टाइम. आप सोचेंगे और उसको लेके केवल परेशान होंगे. देयर इज नो नीड टू थिंक इन दिस पर्टिकुलर वे कि इन लोगों से हमारा कॉम्पिटिशन है. डजंट मैटर.
The point is what? That you need to prepare hard. Okay, you need to prepare hard, and moreover you also need to prepare smartly also. That is where the students are basically missing. यानी कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, बट जब स्मार्ट प्रिपरेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम वहां पे लैग कर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं सारे सब्जेक्ट्स की तो बात करूंगा नहीं। I'm just going to talk about my subject, that is economics. But yes, very soon I have decided कि जैसे मैंने करीब 3 से 4 साल पॉलिटी भी पढ़ाया है टू द जुडिशियल एस्पिरेंट्स। ओके, सो आई थॉट I should use my knowledge about the polity also, and once I will complete my stock market series on the YouTube channel, I'm going to bring a complete series about the Indian Constitution on my YouTube channel. There I will simply discuss each and every aspect, and I will tell you whatever things you need to prepare from UPSC point of view in case of polity. So आप मान के चलिए पॉलिटी के केस में आपको सब कुछ क्लासेस फ्री मिलने वाली हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट वेरी सून। ठीक है, बट जब स्टॉक मार्केट की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तब उसको मैं पॉलिटी वाले पार्ट को स्टार्ट करूंगा। सो मे बी यू कैन से बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड, और मे बी इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो मैं सोच रहा हूँ दिवाली के बाद ही उस चीज का इनॉग्रेशन किया जाए। सो मे बी आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द पॉलिटी सीरीज ऑल्सो। ओके, सो अंडर दैट आई विल डिस्कस ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट। ठीक, अब देखिए पॉइंट क्या है, हम स्मार्ट प्रिपरेशन की बात कैसे कर रहे हैं। देखिए इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, वेदर इट्स इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, व्हाटएवर सब्जेक्ट इट इज, आपको हमेशा मिलेगा दैट सर्टेन क्वेश्चंस आर बेसिकली टफ एंड सर्टेन क्वेश्चंस आर कंपैरेटिवली ईजियर। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको ईजी मिलेंगे। हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में, जब हम अपियर होते हैं तो कहीं ना कहीं जो टफ क्वेश्चंस आते हैं उनको देख के इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वट एवर क्वेश्चन विच आर बीइंग इजी टू अटेम्प्ट वी सिंपली इग्नोर देम, और उसमें हम इतना ज्यादा एंग्रॉस हो जाते हैं, इतना ज्यादा दिमाग लगा देते हैं कि कहीं ना कहीं जो सिंपल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके हम एग्जाम पास कर सकते हैं उनमें हम गड़बड़ी कर देते हैं, या फिर हम उनको इग्नोर कर देते हैं, या फिर उसके अंदर हम कोई ना कोई सिली मिस्टेक कर देते हैं बिकॉज वी पीपल आर बीइंग टेंस्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब इस टेंशन को कैसे दूर कर सकते हैं? देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग, बाय अपियरिंग for more and more mock test and to simply master yourself in terms of finding out the comparatively easier question in which you are being comparatively more comfortable. ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं आपको 2019 सॉरी 2020 2021 एंड 2022 तीन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के क्वेश्चन दिखाने वाला हूं इकोनॉमिक्स के, और उसके थ्रू मैं आपको यह बताऊंगा कि जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स में से आए हैं उनमें से टफ कितने हैं, इजी कितने हैं, कितने आराम से अटेम्प्ट हो सकते हैं, कितने आराम से अटेम्प्ट नहीं हो सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट आई विल आल्सो टेल यू व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन विच यू नीड टू फोकस मेनली इन केस ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इन द इकोनॉमिक सेक्शन, जिससे कि अगर आप केवल इन चीजों को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो मान के चलिए 60% क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं जाएंगे इकोनॉमिक्स में से, दैट आई कैन गारंटी अबाउट इट। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो मैं भी आपको 2022 का प्रीलिम्स का पेपर दिखाऊंगा, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो अभी हमारा मई जून 2022 के अंदर हुआ है, कि उसके अंदर क्वेश्चंस आए हैं उनका लेवल क्या है, और जो लेवल के साथ साथ हम ये बात करेंगे क्या वो क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। सो दिस ईयर इन 2017 prelims 17 questions are being asked by UPSC in your prelims paper from the economics section. That means the 34% of the paper, I would say, not 34%, you can 34% of the weightage is basically from the economic section, because आप 17 questions को देखेंगे, not 34 weightage, I'm wrong here. 17% of the weightage is basically for the economic section and the remaining weightage is basically there for the other areas. अब देखिए पहला क्वेश्चन आप देखिए, this question I would say is a part of current affairs and something that doesn't require any kind of knowledge about anything. If you've been regular to the newspaper, then you will be able to solve it. क्योंकि आप जानते हैं after COVID-19 pandemic, that is something which is being started by the International Monetary Fund. तो पहला question you can say is being kind of very easy to attempt, but the point is you need to read the newspaper on a daily basis, then only after that you will be able to attempt it. Okay, तो आप कह सकते हैं पहला question is easy. So 1 out of 1 can be easily attempt, or you can say attempt in the prelims of 2022 exam. Go for the second question. This question is about the foreign exchange rate. Okay,
अबाउट रियर, नियर। ओके, अब देखिए नॉर्मली है क्या, रियर और नियर का कॉन्सेप्ट जो होता है, आई एम प्रीटी श्योर वट एवर फैकल्टी इज देयर इन केस ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, वो रियर और नियर का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ाते हैं। अब पॉइंट ये है कि मान के चलिए कि कोई बहुत इजी तरीके से बताता है, कोई बहुत टफ तरीके से बताता है, मान के चलिए देयर आर सर्टेन पीपल आर नॉट बीइंग एबल टू डिस्क्राइब दिस थिंग इन अ वेरी इजी वे। ठीक है, मैंने कैसे बताया, मेरे स्टूडेंट खुद डिसाइड कर लेंगे। ओके, बट द पॉइंट इज व्हाट, इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी गई है, खासकर मान के चलिए जो स्टेटमेंट नंबर 3 है, दैट बेसिकली मेक्स द स्टूडेंट कंफ्यूज अबाउट इट। ओके, on the other hand, if you talk about the first two, these are comparatively easy, but still I would say these are little confusing. ठीक है, जैसे आप पढ़ेंगे, an increase in the rear indicates an improvement in the trade competitiveness that may or may not be guaranteed, I would say. पॉसिबल भी है, पॉसिबल नहीं भी, क्योंकि देखिए इस स्टेटमेंट को सोचने के दो तरीके हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दिस क्वेश्चन इज लिटिल कंफ्यूजिंग। सो व्हाट आई बिलीव, एज सुन एज व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द पेपर, एंड देन एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन विल अराइज, बिकॉज एग्जाम में देखिए जब आप सोचते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं मान के चलिए ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या इसको अटेम्प्ट किया जाए या इसको छोड़ा जाए। ठीक है, अब रही बात ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व करने की, तो पहली स्टेटमेंट इज द इजीएस्ट वन, एन इंक्रीज इन दी नियर इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रुपी, दैट इज एक्चुअली ट्रू। अब देखिए अगर पहली स्टेटमेंट में ही मैं कंफर्टेबल और सेकंड थर्ड में कंफर्टेबल नहीं हूं, सो दैट मींस आई कैन ओनली एलिमिनेट B, but I can't eliminate the remaining two. So that means this question is supposed to be leave in the exam. So you can say 1 out of 2 can be attempted. Okay. Move to the third question now. With reference to Indian economy, consider the following statement. If the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government security. ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को, स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है, जिसने भी बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा है, फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ा है और बैंकिंग के बारे में पढ़ा है, तो मान के चलिए आप बड़े इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज इफ यू सी हियर, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बिकॉज इफ दे विल बाय सिक्योरिटी then that is going to pump more money in the economy. So that's why you can say this statement is wrong. और देखिए अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो मेरा ए भी गया, मेरा सी भी गया और मेरा डी भी गया. That means this is correct. So this is a very easy question, I would say. So in this case you can say 2 out of 3 can be attempted. Okay, इस क्वेश्चन, अब देखिए अगर मैं तीसरी स्टेटमेंट में या कंफर्टेबल नहीं भी हूं तो भी मान के चलिए इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ही सिंपल तरीके से डिजाइन किए गए हैं. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नाउ गो एंड सी द फोर्थ वन. विद रेफरेंस टू द G20 फ्रेमवर्क, कॉमन फ्रेमवर्क, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. It is an initiative endorsed by the G20 together with the Paris Club. It is an initiative to support low-income country with unsustainable debt. मैं कहूँगा कि ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, बट मान के चलिए कहीं ना कहीं इट्स कंपैरेटिवली टफ क्वेश्चन, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन अराइज होती है व्हेन आई आल्सो सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिस क्लब और द नॉन पेरिस क्लब. दैट वाज द मेन कंफ्यूजन दैट आई वाज फेसिंग. सो अगर आप मेरे से कहें इफ आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर देन आई विल लीव दिस क्वेश्चन, तो आप कहेंगे अगर मैं इस क्वेश्चन को छोड़ने वाला हूं तो 2 क्वेश्चन गए 4 में से, तो दी रेशियो विल बी 2:4. दैट मींस 50% क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेबल आउट ऑफ 4. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड. ये वो चीज है जो मान के चलिए न्यूज में नहीं है, बट इसके बारे में बात की गई थी व्हेन द बजट वाज प्रेजेंटेड कि ये जो बॉन्ड्स हैं वो मार्केट में आ सकते हैं. नाउ इफ यू रीड दी स्टेटमेंट्स हियर, आउट ऑफ दीज 3 स्टेटमेंट आई वुड से only the statement number 2 is very easy to analyze. Inflation index bonds provide protection to the investors from uncertainty regarding inflation. That is actually the correct statement. और उस केस में अगर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है तो मैं केवल इसको, इसको, इसको और केवल इसको एलिमिनेट कर सकता हूं. Now there is a biggest confusion that student face in this particular question was what the interest received as well as capital gains on IIBs are not taxable. इतना डीप में मेरे भैया जाके कोई नहीं पढ़ता है आईबी के बारे में. आई एम टेलिंग यू, दो आई नो, बट द स्टूडेंट्स आर नॉट रीडिंग इट बिकॉज दे नॉट सपोज टू.
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो मैं कहूंगा इस क्वेश्चन को भी छोड़ना ही बेहतर रहेगा। सो यू नीड टू लीव 3 आउट ऑफ 5। ठीक है, अब देखिए जब ऐसा होता है ना तो प्रेशर बिल्ट होता है, अरे यार 3 नहीं आते, 2 ही आते हैं, ठीक है क्या होगा आने। डोंट वरी अबाउट इट, व्हेन यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल फाइंड दैट सर्टेनली यूपीएससी, देखिए ऐसा होता ही नहीं है कि आपको कभी भी ऐसा मिलेगा कि सारे क्वेश्चन टफ आए। गो फॉर द नेक्स्ट वन। With reference to the foreign-owned e-commerce firms operating in India, which of the following statement is are correct? ई-कॉमर्स के बारे में है, यानी कि मेनली बात कर रहे हैं यहाँ पे अमेजोन और उसके बारे में। और मान के चलिए जब हम क्लास में एफडीए के बारे में बात करते हैं, ई कॉमर्स ऐसा टॉपिक है जो हर साल मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ। दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस। तो आप जानते हैं जब हम मार्केट प्लेस मॉडल और जब इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल की बात करते हैं तो मार्केट प्लेस मॉडल में दे कांट सेल देयर ओन गुड्स। पॉइंट समझने तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दैट मीन्स आई कैन एलिमिनेट दिस, सॉरी आई कैन एलिमिनेट दिस एंड आई कैन एलिमिनेट दिस ऑल्सो। Now whether I need to see the 6, the degree to which they can own big sellers on their platform is limited. That you know is basically there because 25% maximum they can have as a part of their shareholding. So this question is easily to be attempted. So now ratio is what? 3 out of 6. It's very easy question. अब देखिए which of the following situation best reflects indirect transfer often talked about in media recently with reference to India. अब देखिए मुझे पता है इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या है, बट देखिए स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन हुई। ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर आपके एक ट्रांसफर पेमेंट्स के बाद मान के चलिए ट्रांसफर प्राइसिंग एक पॉइंट होता है। तो स्टूडेंट्स ने जब ये क्वेश्चन पेपर में पढ़ा सो दे फेस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि ये है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, अगर मान लीजिए न्यूज में आपने पढ़ा भी नहीं भी पढ़ा, बट आई एम टेलिंग यू in examination hall that will lead to a lot of confusion. Though I know the answer is D here, but the point is what the students are facing confusion. तो यहाँ पे भी अगर confusion मान लीजिए आएगी तो I would say 3 out of 7 can be attempted. This question is supposed to be leave. Okay, छोड़ दिया, अब आगे बढ़ते हैं। With reference to expenditure made by an organization of a company, which of the following statement is correct? Acquiring new technology is a capital expenditure. Very simple question. You know this thing, yes. Debt financing is considered capital expenditure while equity financing is considered equity expenditure. इससे सिंपल क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है देन इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। दिस इज द आंसर, 4 आउट ऑफ 8। देखिए मैं कह रहा हूं ना, पेशेंस रखेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो नाउ अगेन वी हैव रीच्ड टू द लेवल ऑफ 50% क्वेश्चन दैट वी कैन अटेम्प्ट हियर। गो टू द नेक्स्ट वन। A share of the household financial saving goes towards government borrowing. You know this thing, that is correct, because when we have been depositing our money in the banks, that is basically being simply taken by the government by selling securities. और ये क्लास में डिस्कस किया जाता है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। Dated security issued at the market related rate in auction form a large components of internal debt. जब पब्लिक डेट की हम क्लास में बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं सिलेबस में, तो ये भी चीज को हम कवर करते हैं। यू नो दिस थिंग, दैट इज ऑल्सो अ राइट स्टेटमेंट। अब देखिए हमारे जो रेशियो हो गया वो हो गया है 5:9। ठीक है, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। और आप जानते हैं आरबीआई का काम केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करना है, इनको रेगुलेट करना नहीं है भैया। रॉन्ग। सो अगर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये गया एंड दिस इज ऑल्सो गॉन। सो आंसर इज व्हाट? बी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। ओके, so now if you see the ratio, it was 5 out of 9, so you can now it is 6 out of 10 is the ratio. बैंक बोर्ड ब्यूरो, इससे सस्ता और इससे आसान क्वेश्चन कहां मिल सकता है? पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप और आपको पता है कि गवर्नर इज नॉट द हेड ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। रॉन्ग, 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 दैट इज द राइट आंसर। सो द रेशियो इज व्हाट नाउ? यू कैन से 7 out of 11 you can attempt. Go to the next one. Convertible bonds. Consider the following statement. As there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest. The statement is correct. The option to convert to equity affords the bondholder a degree of indexation to rising consumer prices. देखिए ये statement is a major confusing statement. क्योंकि कभी भी किसी भी क्लास में मैं आपको बताऊं इतने डीप में इन चीजों को नहीं पढ़ाया था कि इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है और वो सब चीजें क्या होती हैं। ठीक है,
Though obviously those people who are investing in the market, they know about it, but I'm telling you that is not something which is easy. तो मैं कहूंगा जब यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट के बारे में अगर मुझे पता है, देन आई कैन ओनली एलिमिनेट दिस एंड दिस. सो अगेन देयर इज अ 50-50% चांस. सो आई वुड से जो 7 आउट ऑफ 11 था, अब हमारा हो गया 7 आउट ऑफ 12 वी कैन अटेम्प्ट. तो 5 क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं. नेक्स्ट देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, शंघाई कॉर्पोरेशन काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, इनमें से किस किस का मेंबर है? जीके स्ट्रांग है तो डेफिनेटली कर लेंगे, जीके स्ट्रांग नहीं है तो नहीं कर पाएंगे. तो देखिए मैं आपको बोलूंगा इस क्वेश्चन में भी, क्योंकि इतनी डीप में जीके रट्टा मारना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो आई वुड से 7 आउट ऑफ 13 दैट इज ऑल्सो सपोज टू बी लीव. क्योंकि आपको पता, नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता होता है पहले का तो मेंबर है, और अगर पहले का मेंबर है तो 1 और 2 तो करेक्ट है, बट तीसरे का क्या, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम. सो 7 आउट ऑफ 13 विल बी द राइट. गो फॉर द नेक्स्ट वन. इफ यू सी, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? इससे आसान क्वेश्चन झोली में लाके आपके कौन डालेगा, मुझे बताओ. easiest question I would say. So now you can say Reserve Bank of India, so it will be 8 out of 14 we can attempt. Non-fungible tokens, consider the following statement. जैसे ही पढ़ेंगे आपको बताओ 95% even more than the students are not aware about it. ठीक है, तो बेटर ये है छोड़ा जाए इसे. पहली ही लाइन पढ़ के समझ में आ जाए कि भैया अगर नहीं पता है या जो भी अगर थोड़ी बहुत नॉलेज भी है तो बेसिकली, क्योंकि जो इसकी स्टेटमेंट है ना, दिस वन द थर्ड स्टेटमेंट इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग वन, और तीनों में ही दी गई है. ठीक है, सो आई वुड से दैट विल बी 8 आउट ऑफ 15 दैट इज सपोज टू बी लीव. In India, which of the following compiles information on industrial dispute, closure, retrenchment, layoff and the other? बहुत सिंपल है, आपको पता है लेबर ब्यूरो ये काम तो लेबर ब्यूरो ही करेगा, बाकी लोग थोड़ी करेंगे इस काम को. So as this question is very easy, so you can say 9 out of 16 can be attempted easily. And let's see the last question. Which of the following activities constitute real sector of an economy? बहुत भयंकर कंफ्यूजन थी इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को. ठीक है, क्योंकि मान के चलिए ये दोनों हैं, बट दीज टू आर नॉट पार्ट ऑफ रियल सेक्टर. बट द पॉइंट इज व्हाट, रियल सेक्टर एग्जैक्टली होता क्या, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होता है, ये कहीं ना कहीं दिमाग में नहीं आ पाता है. सो आई वुड से दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो सपोज टू बी लीव. तो अगर मान के चलिए मैं कहता हूं 9 आउट ऑफ 17 यू कैन अटेम्प्ट, एंड दीज आर कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन, सो स्टिल यू कैन से मोर देन 50% क्वेश्चन. तो अगर एग्जैक्टली हम यहां पे लेके चलें, देखिए इसको अगर हम लगाएं, सो 9 डिवाइडेड बाय 17 दैट इज इक्वल्स टू 53% questions you are being able to attempt. Okay? और मान के चलिए अगर आपने इतने कर लिए और हर एरिया में से आपको जो इजी क्वेश्चन मिले अगर आपने उनको ढूंढ के कर लिया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज दिस ईयर पीपल आर कंसीडरिंग दैट दी कट ऑफ इज इवन मोर लोअर. ठीक है, तो देखिए पेपर टफ नहीं है, इट्स जस्ट दैट पेशेंस इज रिक्वायर्ड. ठीक है, अब देखिए इस पर्टिकुलर एरिया में अगर मैं बोलूं, इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर अगर हम चीजें देखें, सो वी हैव सर्टेन टॉपिक दैट आर सपोज टू बी प्रिपेयर्ड बाय एवरीवन एट एनी कॉस्ट फॉर द प्रीलिम्स फ्रॉम इकोनॉमिक सेक्शन. जीडीपी, बैंकिंग, फिस्कल पॉलिसी, कैपिटल मार्केट, इन्फ्लेशन, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज रेट, दैट मींस एक्सटर्नल सेक्टर. तो ये 6 टॉपिक अगर आप कवर करते हो, लेकिन 6 टॉपिक में से कितने क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर इस वाले में आए हैं? दिस क्वेश्चन, no. This question, no. This one, yes. Capital market 1. Then this one, no. This one, no. This one, yes. 2, 3. Then 4. Then if you say this one again, part of this 5. Then this one again, part of fiscal policy 6. Then this one, yes, 7. This one, what you say, 8, external sector. Then 9. No. This one 10, 11. So अब मान के चलिए 17 में से, so 11 out of 17 questions are being coming from these 6 topics only. Getting? अब चलिए हम देखते हैं अपना जो हमारा और साल के पेपर है. Now let's come to the 2020. तो मेरे पे 19-20 का पेपर है, 21 I am not having right now. So 2020 के प्रीलिम्स में देखिए अगर आप, तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम काउंट करना स्टार्ट करते तो उसमें भी आप देखेंगे
कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ द इकोनॉमिक्स is basically from the given topic or not? Yes, it is from the external sector. So one question is a part of it. See the second question, banking, yes. Third, no, it's a part of international institution. Fourth, yes. So 3 out of 4. This one, no. So 3 out of 5. This one, yes. 4 out of 6. Then this one, 4 out of 6. So now you can say this is a question of what? No. Then 4 out of 7. That is also not a part of it. 4 out of 8. This one, yes, is a part of Kisan credit card, part of fiscal policy. So 5 out of 9. Sorry, 5 out of 10. Then this one, 6 out of 11. No. 7 question. 8. Then this one, 9, yes, external sector. Not this one. Yes, 10. 11. Then this particular question, no. This one, yes, 12. So you can see in 2020, out of 20 questions, you can say out of 20 questions, your 11 questions have been coming from these 6 topics only. Same thing if you talk about in the 2019 prelims, the same thing you will get, that around 10 questions have been coming from these topics only. Like if you again count, this question is from fiscal policy, 1. Then this one is 2. Then 3, banking. Then 4, IBC. 5. Then 6, 7. Then 8, 9. Then 10, 11. So out of 18 question, 11 question are from these topics. So point is what? In this particular, paper of economics, or you can say whatever questions are being asked from the economics section, I would say more than 50, in fact 60% of the questions are being coming from those topics only. I'm again repeating, topic of GDP, topic of banking, topic of fiscal policy, inflation, and then the topic of this capital market, then the foreign trade, इन्वेस्टमेंट एंड द फॉरेन एक्सचेंज रेट. अगर आपने ये टॉपिक ढंग से कर ली है तो मान के चलिए आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में से हो गए. बट अगर साथ ही साथ इफ यू ऐड वन मोर टॉपिक एज अ पार्ट ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड एज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, like if we talk about World Bank, WTO, IMF and the other, then I'm telling you things will be even more better for you, because now your ambit of coverage, the prelims questions will be increased to almost 70 to 75%. ठीक है. और उसके बाद मान के चलिए अगर आपने 70-75% कवर कर लिया एंड यू बीइंग वेरी रेगुलर टू द न्यूज़पेपर एंड यू बीइंग गुड इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स आल्सो, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चंस को भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे. सो एम्बिट विल इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 80 to 90% द क्वेश्चन दैट यू विल इजीली बी एबल टू अटेम्प्ट. ठीक है. तो पॉइंट देखिए क्या आता है. पहली बात तो ये कि हमें किन किन टॉपिक्स को कवर करना है, ये हमें देखना है. And then after that, whatever topics I have covered, and when I'm going to attempt the paper, the point is what? I need to find out the easy question. So every year you will find more than 50% questions of the economics are being comparatively easy to be attempted. But the point is what? हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं, जब हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अगर वो टफ दिखने शुरू होते हैं तो उसी केस में हम उन्हीं में एंग्रॉस हो जाते हैं. Don't be bothered about it. As soon as you will see that something is being tough question and I'm kind of confused, leave it. ठीक है. क्योंकि देखिए जो एनालिसिस की जरूरत होती है क्वेश्चंस में, पूरे पेपर में, इकोनॉमिक्स ऐसा सेक्शन होता है जिसमें सबसे ज्यादा एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है. अदरवाइज हिस्ट्री में अगर आपको आता है तो आता है. हाँ, ज्योग्राफी इज ऑल्सो समथिंग वेर यू नीड टू डू द एनालिसिस ऑफ सर्टेन थिंग्स, बट द पॉइंट इज व्हाट? हियर यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ लॉजिक्स एंड मोर ओवर द गुड अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी. ठीक है. तो पॉइंट समझ रहे मेरा. तो देखिए मैं आपको केवल ये कहूंगा, अगर आप प्रीलिम्स 2023 के लिए एस्पायर कर रहे हैं, then be smart. Be smart in what sense? That you just need to focus on these topics more. कहूंगा तो मैं ये कि सारे टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए, बट फोकस ऑन दीज टॉपिक्स कंपैरेटिवली मोर.
And with the help of these topic, when you're being good, then start doing as much as the papers you can do, the mock tests which are available in the market, or if you join any kind of test series, you can simply join for it. बट मैं कहूँगा देखिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के लिए it's again better because when you join one test series, obviously you will be kind of restricted. What I normally suggest to the student that go to the market, और आप जानते हैं मार्केट में आपको सारे टेस्ट पेपर अवेलेबल होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट पेपर लीजिए, उनको लाइए, घर पे बैठ के 2 घंटे में बैठ के आराम से सॉल्व कीजिए इन 2 hours ओनली, एंड देन वट एवर क्वेश्चन दैट यू हैव डन रॉन्गली, despite that you were aware about it, or if you have done any kind of silly mistake in that, then you need to more kind of analyze that part. जो ठीक हो गया वो ठीक है, और अगर वो ठीक नहीं हुआ है then it's a different thing. तो एनालिसिस मान के चलिए 2 घंटे का पेपर करने के बाद 2 घंटे से कहीं ज्यादा लगते हैं आप उसको पेपर को एनालाइज करने में. Getting what I'm trying to say? So please be smart with your hard work, because if these two things will come together, then I'm telling you the journey will be easy for you. I'm not saying that you will be able to clear the exam completely and you will be in the final list, but I'm telling you the first hurdle is what? The prelims examination. Because first it is about elimination. Second and third stage is about selection of the candidates. Getting what I'm saying? And for the second and third stage, again, the people are good with the content, but they're being comparatively poor when it comes to the writing skills. Okay. तो आपको मैं ये कहूँगा that if you are good in prelims, then please do the writing practice, and if you want to enroll for the test series, go for it also. Okay, because I still have 2 candidates left which I can enroll. Okay, चलिए, thank you very much. आगे वीडियोस में मिलते हैं, और मंडे को हम मिलेंगे. Tomorrow there is no video on my channel. On Monday we are going to start the series regarding the stock market. So let's meet on Monday. Take care and bye bye.